आ जाओ। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात चल रही थी। कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, जरा देखना तो कौन कौन सा देखा था। सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो। सबसे पहले वाला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था, अच्छा बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या था, दैट ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट सेपरेट पर्सन, बराबर है। ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तब आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करोगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ओनर जब बिजनेस में कुछ कैश लेके आता है तो भले ही ओनर के जब से कैश कम हुआ, हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, हम लोग ये देखते हैं बिजनेस में कैश बढ़ गई, इसलिए हम लोग कैश को डेबिट करते हैं। ओनर की जेब से कैश कम हो गया, चूल्हे में जाने दो, हम लोग उससे कोई लेन देन नहीं किया, नो। ऐसा किसने बोला, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने। और इसीलिए कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। सो कोई अगर आपसे सवाल पूछे व्हाई वी शो कैपिटल in the balance sheet liability side, the correct reason or logic behind that scene is business entity concept. उसके बाद दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोचना है, यू हैव टू थिंक दैट लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। ना ही नियर फ्यूचर में इसकी कोई जरूरत है किसकी, बिजनेस क्लोज करने की, और ना ही नेसेसिटी है। Neither there is an intention or nor necessity to close the business in the near future. So that's why अगर आप ये सोच करके अकाउंटिंग कर रहे हो तो हम लोग ये सोचेंगे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे भी बिजनेस है जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, जैसे जॉइंट वेंचर है, मैंने एक बिल्डर का एग्जाम्पल लिया था। जैसे सीजनल बिजनेस है, आम बेचने का, आइसक्रीम बेचने का, पटाखे की दुकान, कलर की दुकान, पतंग मांझे की दुकान, सीजन बिजनेस, सीजनल। एक डेढ़ महीने के लिए दुकानें दिखती है, बाद में गायब हो जाती है, फिर अगले साल सीजन में आ जाती है, फिर चली जाती है। तो ये सारे बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, जॉइंट वेंचर फॉलो नहीं करता, बट पार्टनरशिप फर्म गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। कोई प्रोप्राइटरी फर्म है, अगर आपने ये सोच करके धंधा शुरू किया कि लंबे समय तक करना है, तो भी वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। ये बात समझ में आई सभी को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न ही वो कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से हमने एसेट और एक्सपेंस या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आइटम को बाइफरकेट किया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये बातें कब आती है, मान लो बिजनेस की लाइफ ही 1 साल की है तो सब कुछ शॉर्ट टर्म है, फिर काहे का लॉन्ग टर्म, मतलब बिजनेस का फ्यूचर है ही नहीं। और बिजनेस का अगर फ्यूचर नहीं है तो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है, और फ्यूचर में अगर बेनिफिट नहीं है तो फिर असेट भी नहीं है, यस और नो। असेट कब पैदा होती है बताओ तो जरा, जब कभी भी कोई रिसोर्सेस का हमें फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है तो ही असेट पैदा होगी, यस और नो। लेकिन बिजनेस का फ्यूचर है ही नहीं तो उस रिसोर्स का फ्यूचर में बेनिफिट भी नहीं, और रिसोर्स का फ्यूचर में बेनिफिट नहीं तो वो रिसोर्स एसेट भी नहीं, यस और नो। रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। लेकिन फ्यूचर में मुझे एक बात बताओ, इस फर्नीचर का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा कब, जब फ्यूचर में मेरा धंधा जिंदा रहेगा। फ्यूचर में अगर मेरा बिजनेस जिंदा है ही नहीं तो इस फर्नीचर का बेनिफिट मिलेगा क्या, नो, यस और नो। ये फर्नीचर को है तो बेच दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस फ्यूचर में है ही नहीं तो इसका बेनिफिट नहीं, बेनिफिट नहीं तो ये असेट नहीं, असेट नहीं तो सब कुछ एक्सपेंस आउट कर दो। आगे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं करते, तो उसकी अकाउंटिंग करते समय हम लोग जानेंगे कि कैसे होती है, यस और नो। अभी ध्यान देना, नेक्स्ट है बेटा, इसी में एक एग्जाम्पल लिया था हमने, याद आ रहा है क्या सभी को, जॉइंट वेंचर बिजनेस का, बोल बेटा। अगर बिजनेस चल ही नहीं रहा है तो अकाउंटिंग क्यों करेंगे, खत्म होने तक तो करना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ट्रांजैक्शन भी अगर पास किया तो अकाउंटिंग एंट्री हो गई, पोस्टिंग होगी, बैलेंसिंग होगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा, पीएनएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। अब ऐसी, अब बिजनेस बंद हो रहा है तो इस बैलेंस शीट को ऐसे ही खुला छोड़ दो या बंद करना होगा, बंद करने के लिए अकाउंटिंग करनी होगी, यस और नो, नो नो नो। बिजनेस चालू करने से ज़्यादा मुश्किल है बिजनेस बंद करना, क्योंकि बिजनेस बंद करना है मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो भी लाइबिलिटीज़ है वो पहले देनी होगी,
लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे कि नहीं? नहीं तो पता चला मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मार्केट से लोगों से 10 करोड़ रुपए उधार लिए और बाद में बोल दिया बिजनेस बंद, अब मैं आपकी उधारी वापस नहीं करूंगा। चलेगा क्या ऐसे? बिजनेस बंद करना है तो पहले सबकी उधारी वापस करो, लाइबिलिटीज पे ऑफ करो, पे करना होगा ना सारी लाइबिलिटीज को। लाइबिलिटीज पे करने के बाद में असेट बेचो और जो भी पैसा आएगा वो ओनर को दे दो, ऐसा होगा बिजनेस बंद। बिजनेस बंद करना है तो उसकी बैलेंस शीट को क्लोज करना होगा। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, जर्नल एंट्री तो क्लोज हो जाती है, कैसे? लेजर पोस्टिंग होके लेजर्स भी सब क्लोज हो जाते हैं, क्या बन जाता है? बैलेंसेस। बैलेंसेस कहाँ चले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाता है? ट्रेडिंग, P&L। ट्रेडिंग क्लोज होके इसका बैलेंसिंग फिगर, P&L क्लोज होके इसका बैलेंसिंग फिगर, बराबर है क्या? सो बिजनेस में अजर अमर परमानेंट, अजर अमर परमानेंट क्या है? बैलेंस शीट। सो किसी धंधे को अगर मारना है तो उसकी बैलेंस शीट को मारना होगा, किसी धंधे को खरीदना है तो उसकी बैलेंस शीट को खरीदना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग P&L तो टेम्पररी है, ये तो वैसे भी क्लोज हो जाएंगे हर साल। सो बिजनेस में अजर अमर क्या है? बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट ही अगले साल क्या बोल के रिकॉर्ड होती है? ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग एंट्रीज। और ये चक्कर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसी को अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। इस पीरियड के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है बैलेंस शीट में, वो अगले पीरियड में क्या बन जाएंगे? ओपनिंग। और अगले पीरियड में फिर से ट्रांजैक्शन होगा, फिर से रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फिर से ट्रेडिंग, P&L और फिर से बैलेंस शीट। फिर ये बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग। यस और नो? सो बिजनेस में आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस में गोइंग कंसर्न क्या है, परमानेंट क्या है, अजर अमर क्या है, तो बोलना बैलेंस शीट। जब भी आपको किसी का बना बनाया बिजनेस खरीदना है, चल बोल खड़े खड़े तेरा बिजनेस कितने का अभी बता चल, तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? बैलेंस शीट की मदद से। यस और नो? ये बात, वो आमिर खान की मूवी है ना धूम 3, दोनों जुड़वा भाई रहते हैं, जुड़वा भाई है ना आमिर खान, वो धूम 3 मूवी है जिसमें आमिर खान का डबल रोल है। वो दोनों भाइयों को बचपन में पता नहीं था ये चीज़ के बारे में। वो देखते हैं बचपन में उनके जो पापा रहते हैं जैकी श्रॉफ, वो सुसाइड कर लेते हैं बैंक वालों से परेशान होके। तो आमिर खान को लगता है कि उनके पापा किसकी वजह से गए? बैंक की वजह से। तो उन्होंने तब सोच लिया होता है कि हम इस बैंक को मार देंगे। और वो दोनों भाई बेचारे, दोनों छोटे बच्चे, जिस बैंक से लोन लिया था उनके पापा ने, लोन वापस नहीं कर पाए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोनों छोटे बच्चे बैंक के सामने जाते और पत्थर उठा उठा के बैंक को मारते रहते। दोनों छोटे छोटे पिल्ले रहते, एकदम छोटे छोटे बच्चे दोनों भी। उनको पता नहीं था बैंक ऐसे नहीं मरेगा, किसी भी बिजनेस को मारना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मारना है तो उसके बैलेंस शीट को मारना होगा। जब बड़ा होकर उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी तब उनको समझ में आया कि बिजनेस को मारना है तो उसकी बैलेंस शीट को मारना है। तो फिर वो बड़े होकर के बैलेंस शीट के असेट साइड का एक आइटम उन्होंने चुराना शुरू कर दिया, उसका नाम क्या था? समझ में आए? और ये असेट साइड पूरी कम हो गई, असेट कम, लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो बैंक बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, और वो बैंक रोड पे आ गया, बंद हो गया। कितना फायदा हुआ अकाउंटिंग पढ़ने का, देखा आपने? यस और नो? क्लियर है? तो किसी भी बिजनेस के अंदर में परमानेंट क्या है? बैलेंस शीट। ये चीज़ क्लियर है? कुछ चीज़ें हमने देखी थी। गोइंग कंसर्न में एक और चीज़ देखा था, भी आप सभी लोग जानते हो बिजनेस का लाइफ कैसा है बेटा? इनफाइनाइट। बिजनेस का लाइफ कैसा है? इनफाइनाइट। उस इनफाइनाइट लाइफ को 12 मंथ के इंटरवल में ब्रेक करना होगा। सोचो गोइंग कंसर्न ही नहीं है तो पीरियोडिसिटी का कोई काम है क्या? पीरियोडिसिटी क्यों पैदा हुआ? क्योंकि गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है। उस इनफाइनाइट लाइफ को पीरियोडिसिटी ने 12 मंथ के इंटरवल में ब्रेक कर दिया। सोचो गोइंग कंसर्न ही नहीं मतलब इनफाइनाइट लाइफ नहीं, इनफाइनाइट लाइफ नहीं मतलब लाइफ शॉर्ट, लाइफ शॉर्ट है तो और ब्रेक करने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी एक केस का सबसे छोटा पीस आपने निकाल लिया, अब उसको और ब्रेक करने की जरूरत है क्या? गोइंग कंसर्न नहीं है मतलब इनफाइनाइट लाइफ नहीं है, मतलब शॉर्ट लाइफ है। शॉर्ट लाइफ है तो फिर से 12 मंथ में तोड़ने की जरूरत है क्या? सो गोइंग कंसर्न है इसीलिए पीरियोडिसिटी का वजूद है। सो अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता तो वहाँ पे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी फॉलो नहीं करेगा। बरोबर है? सर ऐसा कोई बिजनेस जो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता उसकी लाइफ जनरली कितनी होती है? लेस देन 1 ईयर।
लेस देन 1 ईयर है तो उसको 12 मंथ के इंटरवल में तोड़ सकते हैं क्या? वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसे और क्या तोड़ना? ये बहुत डीप चीज है, कहीं कोई किताब में आपको दिखेगी कि नहीं। गोइंग कंसर्न और पीरियोडिसिटी आपस में क्या है? कनेक्टेड है। समझ में आए क्या? सो गोइंग कंसर्न है तो पीरियोडिसिटी है, गोइंग कंसर्न नहीं तो पीरियोडिसिटी भी नहीं। तो देखो आपने मटेरियलिटी लिखा था ना लास्ट लेक्चर में, चलो मटेरियलिटी के बारे में बता। मेरे ख्याल से मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, लिखा है नहीं था, राइट? तो लिखो, लिखो बेटा मटेरियलिटी के लिए फटाफट से लिखना है। लिखो, दिस कॉन्सेप्ट says that you have to record all material items. You have to record all material item. आगे लिखो, one can ignore immaterial item. बराबर। उसके बाद आगे लिखो, देयर इज नो फुल डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी की कोई फुल डेफिनेशन नहीं है। बिकॉज बोलो बोलो रीजन। मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन टू सिचुएशन। रीजन लिखो, सिंस जो कि मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, person to person, situation to situation. Done? All set? चलो आगे। उसके आगे लिखो, एप्लीकेशन। हर चीज़ का थ्योरी समझने के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना ज़रूरी है ना। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, because of this concept, लिखो बेटा, because of this concept we never shows calculator comma punching machine etc. in balance sheet asset side. ब्रैकेट में लिखना, दो, भले THOUGS, दो कैल्सी यानी कैलकुलेटर और पंचिंग मशीन satisfy or satisfies the criteria, किसका क्राइटेरिया? ऑफ एसेट्स। भले ही एसेट्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, भले ही कैलकुलेटर पंचिंग मशीन एसेट है, एसेट होने के बावजूद भी इनको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखाएंगे।
रीज़न मटेरियलिटी, क्योंकि इनकी अमाउंट इतनी भी मटेरियल नहीं है कि बैलेंस शीट के एसेट में संपत्ति में बिल्डिंग के नीचे लिखो कैलकुलेटर। समझ में आ रही है बात? इनकी अमाउंट इतनी मटेरियल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में प्रिंटिंग स्टेशनरी में डाल देते हैं। पीएनएल की डेबिट साइड यानी नरक, एक्सपेंस करना है, कोई आइटम को ख़त्म करना है, मार देना है, एक्सपायर करना है, तो उसको कहाँ दिखा दो, ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग का डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल का डेबिट। यस और नो? सर अगर मेरा प्रिंटर प्रिंटिंग बिजनेस में रहेगा तो वो मेरा एसेट रहेगा ना, बिल्कुल है। लेकिन वही अगर मेरा जो प्रिंटिंग बिजनेस नहीं कोई और बिजनेस है उसमें अगर प्रिंटर रहेगा तो वो तो भी एसेट रहेगा। क्या फर्क पड़ता है उससे? बट सर वो प्रिंटर का भी तो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता रहेगा। किसका? प्रिंटर का भी एसेट में एक बच्चों ने सवाल पूछा, प्रिंटिंग मशीन का पूछ रहे ना, प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग मशीन ना। प्रिंटिंग मशीन कितने रुपए की है? 5,000। बस एसेट। 500 रुपए की रहती, 50 की रहती तो एसेट में नहीं दिखाते। तो मतलब कुछ तो डेफिनेशन है वो वैल्यू किसकी? किसका? मतलब जो क्राइटेरिया में हम कंसीडर कर रहे हैं रिलायंस चलेगा तो प्रिंटर नहीं होएगा फिर ऐसे। नहीं नहीं, सुनो ना मेरी बात, वही तो सुनो। सर बोल रहे हैं, रहेगा। रहेगा, प्रिंटर हर केस में एसेट ही है ना, प्रिंटर एसेट है, पर वही कैलकुलेटर किसी भी बिजनेस के एसेट में नहीं दिखता है। तो सर मतलब एक तरीके से प्राइस रेंज। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, बस प्राइस का ही फर्क है। मटेरियलिटी, जैसे दो दोस्त लोग चाय पीने के लिए गए, एक फुल बाइट एक 1/2 चाय बुलाया, 10 रुपए की चाय थी, दोनों ने 1/2 चाय पी लिया, तो अब क्या दोनों अपना वॉलेट निकाल के 2.5 रुपये मेरा, 5 रुपये तेरा, 5 मेरा 5 तेरा, ऐसा करेंगे क्या? कोई भी एक क्या बोलेगा, हाँ ठीक है यार छोड़ना, इमटेरियल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इमटेरियल मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट वही दो दोस्त लोग अगर सेंट्रल मॉल में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, एक ने 15,000 का शॉपिंग किया, एक ने 5,000 का शॉपिंग किया, अब कोई भी एक वॉलेट निकाल के दे देगा क्या? छोड़, कोई बड़ी बात नहीं है। नो, तेरा कितना है अलग निकाल, ये मेरा 5,000 का शॉपिंग है, तेरा 15, तू 15 देगा, मैं 5 दूंगा, बिल भी अलग बनेगा, थैली भी अलग दो उसकी, क्योंकि अमाउंट मटेरियल है। वही दो दोस्त लोग जब चाय पीने जाते हैं तो कोई भी एक पैसे देता है, हिसाब भी नहीं करते, क्योंकि अमाउंट इमटेरियल है। यानी हाँ प्राइस जब ज्यादा होगी किसी की हाँ तो मटेरियलिटी में आएगा। यस सर तो ये डेफिनेशन में हाँ हाँ ये डेफिनेशन में सिंस मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन एंड Situation to situation. मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकता है। मॉनेटरी वैल्यू तो है, मटेरियलिटी में वही तो है, और लेकिन कुछ फिर नहीं। यहाँ पे कहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू की अपन हर बार बात नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियलिटी, एग्जांपल्स है वो मॉनेटरी वैल्यू पे ही बेस्ड है। सारे एग्जाम्पल मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे है, बट मटेरियलिटी के कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक बच्चे का सवाल है कि सर मटेरियलिटी में आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए वो सारे के सारे मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे दिए, कुछ नॉन मॉनेटरी वैल्यू की भी एग्जाम्पल है क्या? ऐसा हमारे बच्चे जानना चाहते हैं। नो, नॉन मॉनेटरी वैल्यू का एग्जाम्पल है, मॉनेटरी है ना, गुडविल का होता है, सबसे महंगी एसेट गुडविल ही है बिजनेस की। बिल्कुल निकालते हैं, मेथड से काफ़ी सारी वैल्यू निकालने की आएगा। अभी ध्यान से सुनना, मटेरियलिटी के लिए मैंने पर्पसफुली आपको यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू का जिक्र नहीं किया, उसके पीछे की वजह सुनना। हर बार मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट के भरोसे नहीं देखी जाती, कभी कभी क्वालिटी भी देखी जाती है। हर बार क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, अमाउंट यानी क्वांटिटी, कभी कभी क्वालिटी भी देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने रोड पे जाते हुए समझ लो रोड पे कहीं थूक दिया है ना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने रोड पे थूक दिया, न्यूज़ बन जाएगी। दोनों ने थूका है, एक इमटेरियल, दूसरे ने भी थूका, बट वो मटेरियल। कहाँ है मॉनेटरी वैल्यू? समझ में आया क्या? और भी एग्जाम्पल है, 50 एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उस कंपनी से मैंने 100 रुपये का लोन लिया, बराबर है क्या? वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्पेसिफिक ऐसा मेरा नाम दिखा करके नहीं दिखाएंगे कि इसको 100 रुपये का लोन दिया, बट अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर ने 1 रुपये का भी अगर लोन लिया तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कंपनी दिखाएगी लोन गिवन टू डायरेक्टर 1 रुपी। बहुत बड़ी बात है ये, भले 1 रुपये का ट्रांजेक्शन है, बट मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, हर बार क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी भी देखना पड़ता है। इसीलिए मैंने पर्पसफुली मॉनेटरी शब्द वहां पे नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, केस टू केस। मतलब मटेरियलिटी उसके फेस वैल्यू पे डिपेंड है। नो,
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अब सिचुएशन क्वांटिटी वाली है तो वो देखेंगे, क्वालिटी वाली तो क्वालिटी भी देखेंगे। और भी आपके कुछ अभी भरम आपने है दूर कर नरेंद्र देता मोदी हूँ। का एग्जांपल दिया, हाँ नरेंद्र मोदी जी तो का फेस वैल्यू नो नो, हर बार नरेंद्र मोदी नहीं, कोई अगर इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है तो उसके लिए भी है, उसका फेस वैल्यू कहाँ उतना है, यस और नो। या फिर किसी ने वीडियो निकाल लिया और पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में दे दिया, मेरा भी थूकते हुए प्रूफ हो गया मैंने यहाँ पे किया, तो मुझसे भी फाइन ले लेंगे। तो इसलिए बोला मैंने डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। एक और एग्जाम्पल सुनना मटेरियलिटी का। जैसे मैंने 1 रुपया डोनेट किया भिखारी को सिग्नल पे, बराबर है ना, इसकी अकाउंटिंग होगी क्या? नो। बट मैं रोज दिन में 20 सिग्नल आते हैं, 20 सिग्नल पे 1-1 रुपया डोनेट कर रहा हूँ जाते समय, और आते समय भी कर रहा हूँ, इंटू 2 कितने हो गए बेटा? महीने के 30 दिन कितना हो गया? यस, इसकी अकाउंटिंग होगी। 1 रुपये डोनेट किया ना, बट इसकी अकाउंटिंग स्टिल होगी। 1200 रुपये की एक एंट्री पास करूंगा, क्योंकि जब बहुत सारे मटेरियल मिलके अगर मटेरियल होता है तो वो मटेरियल हो जाएगा। समझ में आया? तीनों तरफ से घेर लिया मटेरियलिटी ने, क्वांटिटी वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, और बहुत सारे इंडिविजुअल इमटेरियल ट्रांजेक्शन मिलके सिमिलर नेचर के, सब डोनेशन ही है ना। सिमिलर नेचर के बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मिलके अगर मटेरियल होता है तो यस मटेरियल कहलाया जाएगा। चलो अकाउंटिंग करो, बोलो क्लियर, पक्का, माँ कसम। चलो आगे, किसी बच्चे को और कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछना बेटा, है ना। तो ध्यान देना सब लोग। तो इसीलिए मटेरियलिटी के बारे में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कि आपने सारे मटेरियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, इमटेरियल को आप इग्नोर कर सकते हो। एंड मटेरियलिटी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन, सिनारियो टू सिनारियो। यस और नो, क्लियर है बेटा, पक्का। चलो आगे, उसके बाद लिखेंगे बच्चा लोग मटेरियलिटी के बाद पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हमने ऑलरेडी देखा है ना, तो यहाँ पर फटाक से लिख देता हूँ। पीरियोडिसिटी, इसी का एक और नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, पीरियोडिसिटी, यस और नो। बढ़ो आगे, डन। ध्यान दो, चलो मुन्ना ध्यान देना बेटा सब लोग। एक मटेरियलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, रियल लाइफ एग्जांपल है, ध्यान से सुनना सब लोग। वैसे अपने इससे रिलेटेड नहीं, बट मटेरियलिटी से रिलेटेड है। एक फ्रॉड हुआ था, बैंक से रिलेटेड फ्रॉड था, बैंक का फ्रॉड था। बैंक का जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आए थे आज के 40 साल 50 साल पहले, सारी बैंकों में मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, बड़े बड़े रजिस्टर में बही खाते लिखे जाते थे, मैनुअल अकाउंटिंग होती थी पूरी। तो जब फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर शुरू हुआ था बैंक में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तब है ना एक फ्रॉड आया था। जैसे है कि नहीं, आपके अकाउंट के अंदर में बैलेंस है, समझ लो 1,10,570 रुपये 25 पैसे। ये 25 पैसे आपके अकाउंट से कम भी हो गए तो भी आपको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप सोचोगे जाने दे यार, 25 पैसे तो है, कुछ तो होंगे चार्जेस लगाए होंगे। बैंक के ऐसे 1 करोड़ कस्टमर है, 1 करोड़ अकाउंट होल्डर का 25 पैसा चला गया, यानी कितना हो गया? 25 लाख रुपए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता था, जितने भी ऐसे राउंडिंग ऑफ वाले ट्रांजेक्शन होते थे ना, उसका ऊपर का 70 पैसा, 80 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, वो सब उसके एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करता था, लोअर लेवल पे राउंड अप कर देता था। साल के करोड़ों अरबों रुपए उसने कमाए। ये फ्रॉड पता चल गया था बाद में, कि फिर वो पैसा रिकवर भी किया। बहुत पुरानी केस है, बरोबर है। ये नया नया जो सॉफ्टवेयर रहता है, अब तो कैसा 1 पैसे का भी तुम घोटाला नहीं कर सकते बैंक के अंदर में। जो भी करना है फिर वो अलग तरीके से, खैर छोड़ो, अपने को घोटाले कैसे करने हैं वो नहीं देखना है, आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा। सो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, अब सब लोग वही सोचते थे ना, इमटेरियल अमाउंट है 5-10 पैसा 20 पैसा,
बट बहुत सारी मटेरियल मिलके एक मटेरियल अमाउंट हो गई, वो फ्रॉड हो गया। ये सर नो, सिमिलर नेचर के इमटेरियल ट्रांजेक्शन बहुत सारे किए और जो एक बड़ा एक अमाउंट निकल के आया वो क्या बन गया, मटेरियल। तो यस अकाउंट फॉर करना होगा। ये सर नो, 25 रुपए का भी महत्व है। हाँ, एक पैसे का भी महत्व है। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। सो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अबाउ कॉन्सेप्ट लिखो बेटा फटाफट से। अबाउ कॉन्सेप्ट divides the infinite life of business in 12 months पीरियड, 12 मंथ के इंटरवल में या 12 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड किया। आगे लिखो दैट 12 मंथ्स पीरियड is called as accounting year। वो दिन लिखा था सर आपने। हाँ लिखा है सर। एंड वी प्रिपेयर, लिख लो फिर से एक बार, वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ। फाइनल अकाउंट बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। पेन क्या चल रहा है, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। लिखा सभी ने? बढ़ो आगे बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे सब लोग, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा है। पहले एक बार बताओ, पिछले वाला लिखा बेटा सभी ने? कंफर्म? लिखो फटाफट से लिखो बेटा। लिखा? डन? अच्छे से लिखना, हैंडराइटिंग अच्छी रखना बेटा। हाँ, पहले एक बार देख लो, फिर लिखने का मौका देता हूँ सभी को, प्लीज़ ध्यान देना। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है मारवाड़ी बन जाओ, कंजूस बन जाओ। हर मारवाड़ी कंजूस नहीं होता, मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद मारवाड़ी इसलिए मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ठीक है? सो डोंट टेक इट पर्सनल। सो ये कॉन्सेप्ट कहता है मारवाड़ी बन जाओ, कंजूस बन जाओ। मतलब क्या, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस के लिए अभी से चिंता करो, अभी से उसके लिए सेविंग करो, अभी से उसके लिए प्रोविज़न करो। वो मुझसे शादी करोगी मूवी देखा क्या रे किसी ने? सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा का मुझसे शादी करोगे मूवी एक आया था काफ़ी पहले, मुझसे शादी करोगे, हाँ एक मूवी था। तो उसमें ना सलमान खान और ये अक्षय कुमार रूममेट होते हैं। तो सलमान खान है ना, ये एक ही रूम में रहते हैं। सलमान खान बोलता है ये रूम का हिस्सा मेरा, यहाँ पे मेरा पलंग है, ये मेरा सामान है, ये हिस्सा तेरा, ये तेरा पलंग, ये तेरा सामान। तो इसके पलंग के बाजू में एक टेबल पे ऐसे 3 पिगी बैंक रखे रहते सलमान खान वाले हिस्से में। अक्षय कुमार थोड़ा सा फनी टाइप बताया हुआ है, अक्षय कुमार मज़े लेता है सलमान खान के, बोलता है इधर आ रहे ज़रा, ये क्यों बनाए 3 पिगी बैंक गुल्लक मिट्टी के? तो बोलता है ये माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए, ये बहन की शादी के लिए, और ये वो रानी के लिए, रानी प्रियंका चोपड़ा। तो ये तीनों जो पिगी बैंक उसने बनाए थे ना, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। सलमान खान को पता था फ्यूचर में उसकी माँ की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, तो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, तो अभी से उसके लिए क्या कर रहा था वो, सेविंग। फ्यूचर में बहन की शादी होगी तो उसके लिए अभी से क्या कर रहा था, सेविंग। फ्यूचर में रानी के लिए कुछ करना है उससे, तो अभी से क्या कर रहा था, सेविंग। यस और नो? तो यहाँ पे सलमान खान ने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कि अगर आपको पता है, एक पिता को पता है कि फ्यूचर में उसके बेटी की या बेटे की शादी होने वाली है 5 साल बाद, उसके लिए 1 करोड़ का खर्चा है, तो अभी से वो 10-20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख हर साल सेव करना शुरू कर देगा कि नहीं? यस और नो? सर अगर तुम्हारे बहन की शादी नहीं हुई तो तुम्हारे कंजर्वेटिज्म का उपयोग क्या है? एक्सेप्शन हर्ट हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, होने दो। नहीं हुई तो क्या करें, पैसे फेंकेंगे तो नहीं, रिवर्स कर देंगे, गुल्लक फोड़ के पैसे अपने धंधे में ले लेंगे। बोल बेटा। सर किसी और में यूज कर सकते
हाँ फिर यूज़ कर सकते हैं। बहन की शादी नहीं हुई, बहन भाग गई किसी के साथ, बरोबर है, तो वो जो पैसे आपने इकट्ठा किए थे वो भी आप बोलेंगे कि उसको बेटा ले जाते जाते भी लेके जा, नो, वो पैसे फिर से धंधे में यूज़ कर लेंगे, यस और नो। तो ध्यान देना, तो फ्यूचर में अगर आपका कोई एक्सपेंसेस होने वाला है, फ्यूचर में आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आने वाली है, या फ्यूचर में आपका कोई एक्सपेंस और लॉसेस है, आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है, तो अभी से उस एक्सपेंस या लॉस के लिए प्रिपेयर हो जाओ, अभी से उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट करो, अभी से उसके लिए क्या करो, चिंता करो, अभी से उसके लिए सेविंग करो। इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस देन यू आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और प्यारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहता है एंटीसिपेट, लिखो बेटा, एंटीसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन्स। सर ये कॉन्सेप्ट प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म मतलब ये वही है। सेम, बरोबर। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बता बेटा, आप बड़े होके क्या बनने वाले हो बताओ? वकील बनोगे ना? वकील बनोगे तो पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे तो लाओ पार्टी दो, क्या लो? पार्टी दो मुझे। फ्यूचर में पैसे कमाओगे ना आप, फ्यूचर में मेरे यहाँ पे एक होनहार बच्चा है, वो वकील बनेगा, पैसा कमाएगा, तो मुझे पार्टी दे। वकील बनेगा ना पक्का? डाउट है क्या? अपने आप पे शक कर रहे हो कि कंफर्म बनोगे? बन जाऊंगा। पक्का 100%। पैसे भी कमाओगे ना, तो लाओ पार्टी दो। देता हूँ। कब? लॉयर बनने के बाद। वेरी गुड। अभी इसने जो जवाब दिया कि पार्टी कब देगा, लॉयर बनने के बाद, लेकिन फ्यूचर में वकील बनना है तो उसके लिए मेहनत अभी से कर रहे हो क्या? यस और नो, बस वही ये कॉन्सेप्ट कहता है। फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से सतर्क हो जाओ, चिंता करो, प्रोविजन करो, बचत करो, सेविंग करो, रिजर्व बनाओ। लेकिन फ्यूचर में कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम को लेके आज खुश नहीं होना, यानी फ्यूचर में होने वाली इनकम और गेन को आज हम लोग एंटिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस लॉस हो रहा है तो उसे आज ही एंटिसिपेट करेंगे। एंटिसिपेट करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लेना, एंटिसिपेट करना मतलब अभी से उसके लिए चिंता करना, एंटिसिपेट करना मतलब अभी से उसके लिए प्रोविजन बना लेना, अभी से उसे रिकॉग्नाइज करो, अभी से उसके बारे में सोचना शुरू करो। लेकिन फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है तो उसको लेके अभी से खुश नहीं होने का, वाह फ्यूचर में पैसे आने वाले, क्या फ़ायदा? फ्यूचर में जिस दिन इनकम होगी तब पार्टी दे देगा है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई इसकी एग्जाम आने वाली है, फ्यूचर में कोई इसका खर्चा होने वाला है तो उसके लिए अभी से प्रोविजन करेगा क्या? यस। अगले महीने भाई का बर्थडे, इसको अपने सबको पार्टी देनी है, 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस होने वाला है, तो अभी से 1000 के लिए प्रोविजन करेगा कि नहीं? यस और नो। सो फ्यूचर में अगर आपका कोई खर्चा है, नुकसान, या फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आने वाली है, या फ्यूचर में कोई आउटफ्लो होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग अभी से क्या करते हैं? प्रोविजन, अभी से उसे एंटिसिपेट करते हैं। प्रोविजन करना मतलब बचत करना। सर बचत कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट में से, कि पड़ोसी की प्रॉफिट से करेंगे, हमारी प्रॉफिट से ना। हम जो धंधे में इनकम करते हैं, इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा हर साल बचा लेते हैं। बस उसी बचत को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन और सेविंग, है ना? सेविंग कर रहे हैं। बोल बेटा। बिजनेस में एंटिसिपेट कैसे करते हैं? बिल्कुल अंदाज लगाते हैं, भूतकाल को देख के भविष्य को प्रेडिक्ट करते हैं। मुझे एक बात बता, ये एक बच्चा है, चल देखो अभी ये एंटिसिपेट करेगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा एंटिसिपेट कैसे करते हैं, चलो अब ये खुद एंटिसिपेट करने वाला है। हाँ ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चौथी कक्षा पाँचवीं कक्षा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चे को मिला था 99%, सेकेंड स्टैंडर्ड में उसी बच्चे को मिला 90%, थर्ड स्टैंडर्ड में मिला इसको 85%, फोर्थ स्टैंडर्ड में मिला 81%, फिफ्थ के अंदर में मिला इसको 75%, सिक्स स्टैंडर्ड में मिला इसको 70%। तो बता सेवेंथ में कितना मिलेगा अंदाज? बोल बेटा। 70 के नीचे 60 के ऊपर। वेरी गुड। तूने क्या किया? तूने भी तो वही किया, एंटिसिपेट, अंदाज लगाया। और अंदाज तूने क्या देख के लगाया? पुराना डेटा। भूतकाल को देख के हम लोग भविष्यकाल प्रिडिक्ट करते। समझ में आया कैसे एंटिसिपेट करते हैं? बराबर है। वैसे हमारे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं है एंटिसिपेट करना, बट एक बच्चे ने सवाल पूछा इसलिए मैंने बता दिया। सर लेकिन फ्यूचर में भी वैसे ही हमें देख कर भी तो एंटिसिपेशन चेंज हो सकते हैं, ओपिनियंस में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंटिसिपेट्स में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एंटिसिपेशंस चेंज भी हो सकते हैं। हो गए तो हो गए, कोई फांसी की सज़ा थोड़ी है, हमने तो अंदाज लगाया था। अंदाज बदल भी सकते हैं, हो सकता है 7वीं कक्षा में उस बच्चे को 99% आ जाए, उसकी आंखें खुल जाए, मेहनत करना शुरू कर दे।
ये सिर्फ क्या था, अंदाज। यस और नो। मैंने मेरी बहन की शादी के लिए 1 करोड़ का खर्चा किया, बहन ने भाग के शादी कर ली, खर्चा हुआ ही नहीं, बच गए पैसे, क्योंकि मैंने तो अंदाज लगाए थे ना। मैंने माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, माँ की आंखें ऐसी ठीक हो गई, बच गए पैसे। जरूरी है क्या? नहीं नहीं, अब तो भैया तेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे लाए थे, ऑपरेशन तो करके रहूंगा, जबरदस्ती है क्या? नो। ये सब क्या है? अंदाज है। कोई पत्थर की लिखी हुई लकीर है क्या कि वैसा होना ही चाहिए? नो, अंदाज है। प्रिपेयर तो कर ही सकते हैं ना अपने अपने को। तो ये लिख लो बेटा, सबसे पहले कंजर्वेटिज्म लिखेंगे सब लोग, फटाफट से लिखो, 2 ही लाइन तुरंत में। लिख लिया था मेरे साथ साथ ही? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इसीलिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ध्यान देना बेटा, देखो अब प्लीज ध्यान दो। हाँ, मान लो goods sold to Katrina rupees 10,000 on credit. अब ऐसा लगता है, या फिर लगता है क्या, हो ही गया समझ लो, एंड कैटरीना became insolvent. इंसॉल्वेंट हो गई मतलब बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया निकल गया उसका, दिवालखोर, दिवालिया, बैंकरप्ट। यस और नो? बैंकरप्ट हो गई मतलब क्या बेटा, उसकी एसेट कम हो गई और लायबिलिटीज ज़्यादा हो गई। अब तुम बताओ, कटरीना से वो 10,000 आने वाले हैं क्या? शायद नहीं आएंगे, शायद। इंसॉल्वेंट हुई है, ये नहीं बोला है उसने कि मैं पैसे नहीं दूंगी, शायद उससे अब पैसे नहीं आएंगे, मतलब फ्यूचर में शायद लॉस हो सकता है क्या? मतलब फ्यूचर में शायद लॉस हो सकता है, हो जाएगा ना। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में लॉस हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है ना? चलो अभी से उस लॉस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। चलो प्रिपेयर हो जाता हूँ मैं, देखो ज़रा। सो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखता हूँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 10K। सर एंट्री कैसे रहेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। देखो अभी से मैंने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया, एक्सपेंस साइड में दिखा दिया। एक्सपेंस साइड में मैं अभी से सोच के चल रहा हूँ कि शायद 10,000 का मेरा फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पेपर लिखा था, 100 नंबर का पेपर लिख के आए थे एग्जाम में पूरा। घर पे आने के बाद में 80 का लिखा होगा। घर पे आने के बाद में आपने 80 का पेपर लिखा तो आपने दोस्त या रिश्तेदार, मम्मा पापा सबको क्या बोला? 80 मिल जाएंगे या कम बोला जानबूझ के? कम। मीन्स आपने उस समय भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बैक ऑफ द माइंड में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो किया। कंजर्वेटिज्म मतलब कम बताओ, जितना है उससे कम बताओ। अगर आपको लगता है आपने 80 का नंबर का पेपर लिखा है और 80 में से 80 नहीं आएंगे, शायद 80 में 75 आएंगे, तो आप घर वालों को 70 ही बोलते हो। 80 का 80 पूरा का पूरा करेक्ट लिखने के बाद में भी आप घर वालों को 75, 70, 80 बोलोगे, 80 नहीं बोलोगे। आप 1-2 नंबर कम ही बताओगे। कुछ बात समझ में आई क्या? क्योंकि आपको मालूम है शायद फ्यूचर में 2 नंबर का लॉस हो सकता है। फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप अभी रिकॉग्नाइज करते हो और अभी के भी आप कम करके बता देते हो। कंजर्वेटिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में फ्यूचर में यहाँ पे कटरीना कैफ मेरे पैसे शायद नहीं दे पाएगी, तो अभी से उसके लिए मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ? प्रोविजन। अभी से मैं मेरा प्रॉफिट कम अज्यूम कर रहा हूँ। अभी से मैं तैयार हूँ कि फ्यूचर में अगर कटरीना ने पैसे नहीं भी दिए तो भी देखो मैं अभी से तैयार हूँ। बट मैं ये बात कटरीना को जाके नहीं बोलूँगा कि कटरीना मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, तूने अगर पैसे नहीं दिए तब भी मैंने प्रॉफिट अभी से कम कर दिया, तो कन्फर्म नहीं देगी वो, कन्फर्म नहीं देगी। उसको नहीं बोलना है मैंने यहाँ पे कटरीना को कम किया है क्या? कहीं पे भी कटरीना का अकाउंट बनाई क्या इस एंट्री में? नो, कटरीना का अकाउंट कम नहीं किया, ना ही कटरीना को बोला कि मैं तो सोच के बैठा हूं तू पैसे नहीं देगी, तो कंफर्म नहीं देगी। फिर वो हमने बस हमारी प्रोविजन की। इन केस अगर उसने पैसे ला करके दे दिए तो उस प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। कैसे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू P&L, एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री। बात समझ में? कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस के लिए अभी से चिंता करो, प्रोविजन क्रिएट करो, प्रॉफिट को सेट अपार्ट साइड में निकाल के रखो।
आगे 100 से 125 बार ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। कितने बार? कम से कम 100 से 125 बार। हर बार मैं ये कॉन्सेप्ट का बेसिक लॉजिक डिटेल में बताऊंगा जब तक आप लोग इससे यूज टू नहीं हो जाते। जिससे मैं आप बोलूँगी कि सर बस अब लर्न हो गया, अब पकाओ मत, तब मैं बंद कर दूंगा। यस और नो? बोल बेटा। सर तो हर एक डेटर के लिए प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट हर एक डेटर के लिए नहीं बनाएंगे। एक बच्चे ने सवाल पूछा जैसे सर जैसे कटरीना है, मान लो इस बच्चे ने बोला सर मेरी कटरीना भी है, करीना है, आलिया है, ये है, बिपाशा है, तो सबके लिए करने की जरूरत नहीं, सबको एक जगह लेके आ, सबके ऊपर एक ही प्रोविजन बना लेना। मान ले 10 लोग थे, सबका 10-10 हज़ार डूबने वाला ऐसा लगता है, तो एक साथ एक ही प्रोविजन बना ले। कितने की? 1 लाख की। सर नहीं डूबने वाला है, नहीं उनको दिया है पैसा, हाँ वो मेरे डेटर्स है सिर्फ। डेटर्स है, तुझे लगता है कि पैसे डूबेगा? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो फिर मत बना। तो बट सर तुझे अगर लगता है कि शायद डूब जाएगा तो बना ले। तो ये शायद डूब जाएगा, तो ये न्यूज़ लाइक वो बैंकक्रप्ट हो गई, ये न्यूज़ ये तो तुम्हें पता चली होगी चाहिए ना। ना। हाँ। अगर हम तक नहीं पहुंचा नहीं तो पहुंची तो मत बनाओ, बच गए, एंट्री करने का कैसे काम बच नहीं। गए? फिर हम रेडी नहीं है ना लॉस के लिए। बरोबर है, रेडी नहीं है, बट अब क्या करें? और तुमको पता ही नहीं है, तुमने एंट्री पास नहीं किया। मान लो अब एक्चुअल में ये हमने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया और कटरीना इंसॉल्वेंट हो गई और अब हमारे पैसे डूब गए, तो अब एंट्री पास करनी होगी। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कटरीना 10,000। कटरीना मेरी क्या थी? डेटर। डेटर का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाला कौन बढ़ता है? तो डेबिट। कम हुआ क्रेडिट। बढ़ना कब ना समझेगा? ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन क्या था? बैड डेट। कटरीना से पैसे नहीं आएंगे तो कटरीना एज अ डेटर क्या हो गई? 0। डेटर कम हो गए तो क्या करूं? और नुकसान हो गया क्या? नुकसान का कौन सा बैलेंस है? ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। लॉस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लॉस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? उस लॉस का नाम क्या है? बैड डेट। डूब गया, बुड़ित खाता। जम गया क्या मामला? रहता तो क्या, अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो ये एंट्री, प्रोविजन अगर बनाया रहता तो क्या एंट्री रहती? ध्यान से सुनना। अब ऑलरेडी मैंने प्रोविजन बना लिया, बरोबर है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अब कटरीना से पैसे आने थे वो डूब गए। अब ये प्रोविजन पहले मैंने बनाया, अब मैं इस प्रोविजन को यूज करूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 टू कटरीना। बैड डेट क्यों आएगा? ऑलरेडी मैंने पीएनएल के डेबिट में लॉस बुक कर दिया ना, बार बार थोड़ी करना है। क्रेडिट तो दोनों केस में कटरीना को ही होगा, डूब गया तो। एक केस में बैड डेट को डेबिट किया और ये बैड डेट कहाँ जाके मरेगा साल के आखिरी में? पीएनएल के डेबिट में। ऊपर वाले केस में पहले ही पीएनएल डेबिट कर दिया तो बाद में वापस पीएनएल डेबिट करना है क्या? नो। तो क्या डेबिट करेंगे? प्रोविजन। आप तैयारी की थी, आपने प्रोविजन खड़ी किया था ना, तो वो बैड डेट हो गया, तो उस प्रोविजन को अब यूज करो। प्रोविजन जब खड़ी किया था तो आपने प्रोविजन को क्या किया? क्रेडिट। अब आप प्रोविजन को यूज कर रहे हो। मैंने बर्थडे पार्टी के एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनाया, प्रोविजन रेस किया, आज बर्थडे आ गया है तो अब उस प्रोविजन को क्या करूँगा? यूज। प्रोविजन बनाया क्रेडिट, प्रोविजन यूज किया डेबिट। और इस प्रोविजन को यूज तो कर लिया, नुकसान हो गया। डेटर्स क्या हो गए? कम। डेटर्स कम हो गए तो क्रेडिट। डोंट वरी, ये एंट्रीज नहीं समझ में आई तो भी चलेगा। ये एंट्री 500 बार वापस आएगी। कौन से टॉपिक में? फाइनल अकाउंट में। क्लियर? ये तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे सवाल पूछा इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्रीज बताई थी, बट आपके काम का क्या है? बस ये इतना। ये लिखा है सभी ने? कटरीना बिकेम इंसॉल्वेंट। हाँ, ये लिखा हुआ है सभी ने? हाँ, अभी ध्यान से सुनना। गुड सोल्ड टू कटरीना रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। कटरीना बिकेम इंसॉल्वेंट, देन you are required to create a provision for doubtful debt। डाउटफुल है ना, अब कटरीना हमारा पैसा देगी कि नहीं देगी, गारंटी नहीं है, डाउटफुल है। तो फ्यूचर में अगर नुकसान होने वाला है तो उस फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए मैं अभी से क्या क्रिएट करता हूं? प्रोविजन। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों क्रिएट करते हैं, उसके पीछे का एक वर्ड में लॉजिक क्या है? कंजर्वेटिज्म। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि जब भी कोई बच्चा एग्जाम देकर के आता है और जितने नंबर का उसने पेपर सॉल्व किया उससे कम नंबर क्यों बताता है सब सही होने के बाद में भी? कंजर्वेटिज्म। यस और नो?
आप कभी आपके पापा को पूछना, पापा आपकी महीने की कमाई कितनी है? अगर आपके पापा महीने के 2 लाख कमाते होंगे ना, तो आपको 1.5 लाख या 1 लाख ही बोलेंगे, कमाई जानबूझ के कम बताएंगे। कंजर्वेटिज्म, यस और नो, बरोबर है कि नहीं? हाँ, और बताओ। सर मतलब वैसे तो फिर जब तक आपका लाइक आपके डेटा होंगे कितने की भी मतलब 10,000 पर जरूरी थोड़ी कि हर बार हमें ऐसा लगेगा कि नुकसान ही होने वाला है। हाँ वो ये तो सिचुएशनल है। हर बार हर साल जरूरी नहीं कि कंजर्वेटिज्म या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री आएगी ही आएगी। बट फिर जब तक फिर पैसे नहीं आएंगे तब तक, जब तक डेटा क्लियर नहीं होगा तब तक तो हर एक डेट डाउटफुल डेट ही होगी। कौन सा बेटा? जब नो 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 नो, ऐसा नहीं है। मान लो मैंने आपको उधारी में माल बेचा, आपसे 10,000 रुपये आने वाला है, राइट, और आपने बोला सर मैं 2 महीने बाद दे दूंगा, तो मैं क्या हर दिन ये थोड़ी सोचते बैठूंगा शायद डूब जाएगा, शायद डूब जाएगा? समझ में आए क्या? सर लेकिन वही तो कंजर्वेटिव। नो 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 नो, कंजर्वेटिज्म बोलता है प्रोविजन बनाओ। अभी तुम्हारी माँ की और पापा की तबीयत बहुत अच्छा है और आप सेविंग कर रहे हो। पापा ने पूछा क्यों? नहीं, आपको कैंसर हो गया तो? अरे पागल हो क्या? अगर वैसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर डॉक्टर ने बोला कि संभावना है कैंसर होने की, तो प्रोविजन बनाओ ना। अगर संभावना है डेटर डूबने की, तो प्रोविजन बनाओ ना। जबरदस्ती मैंने आपको माल उधारी में बेचा, अभी जो बच्चों की फुल फीस नहीं है, क्या मैं रोज ये टेंशन लेते बैठू क्या शायद नहीं आए बच्चे पैसे, तो शायद डूब गए तो? नो। हाँ, अगर मुझे ऐसी कोई न्यूज मिली, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आई कि वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, डेटर का 15 दिन से अता पता नहीं है, डेटर पता नहीं कहाँ गया, तो मैं जरूर प्रोविजन बनाऊंगा। हर केस में नहीं बनाऊंगा। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात। सो हम लोग प्रोविजन कब बनाते हैं? अगर आपके पास ऐसे पुख्ता सबूत इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग गाइस क्या बनाएंगे? प्रोविजन। यस और नो? इन नॉट इन ईच एंड एवरी केस। बोल बेटा। सिचुएशन टू सिचुएशन में एग्जैक्टली, मटेरियल बरोबर है। सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आज से क्या करो? प्रोविजन बनाओ। लेकिन फ्यूचर में लॉस होगा कि नहीं होगा, कैसे समझ में आएगा? इंफॉर्मेशन अगर वैसी मिली तो समझ में आए। फ्यूचर में कोई लॉस ही नहीं होने वाला है, फ्यूचर में कोई डाउटफुल डेट या बैड डेट का कोई किस्सा ही नहीं है, तो हम लोग प्रोविजन बनाएंगे क्या? मेरी माँ एकदम बहुत बढ़िया है, मैं माँ की आंखों का ऑपरेशन के लिए प्रोविजन बनाऊंगा क्या? नो। कुछ बात समझ में आई? अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली और आपको ये सोचना नहीं है, आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यही है इंसान से पैसे लेने हैं, शायद ये डूब जाएंगे, तो समझ जाना कि प्रोविजन बनाना है। तो आपको क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी। क्लियर? सर अगर मैं कंपनी की स्टॉक्स वैल्यू कम हो रही है तो क्या मैं उसके लिए भी प्रोविजन? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या उसके लिए प्रोविजन बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। हम लोग उस स्टॉक को कम वैल्यू पे दिखाएंगे। जैसे देखो, मेरे कंपनी का एक क्लोजिंग स्टॉक है, मेरा पेन बेचने का काम है, पेन नहीं, ये बोतलें बेचने का काम है। ये मैंने 10 बोतल खरीदी और कितनी बेच दी बेटा? 6। बोल स्टॉक के अंदर में कितनी बची मुन्ना बता? ये मैंने खरीदा कितने में था? एक की कॉस्ट थी 100 रुपये, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू, आज तो ये बोतल की मार्केट वैल्यू कम हो गई, एक बोतल अब मिल रही है 70 रुपये में मार्केट में, मार्केट प्राइस 70 हो गई। नोकिया का फ़ोन पहले 10-10 हज़ार में मिलता था, आज 10-10 रुपये में मिलता है, वही 500 रुपये 1000 रुपये में, मार्केट वैल्यू कम हो गई ना। अब तू बता, ये मेरे पास जो 4 बोतलें पड़ी है, मैंने कितने में खरीदा था? 100 में, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 70। मैं किस पे दिखाऊंगा, 100 या 70? वेरी गुड, 70 क्यों? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है जब भी आप इस बोतल को फ्यूचर में बेचोगे तो आपको कितने का लॉस होगा पर बोतल? 30 का। चल उस लॉस को आज ही दिखा, और वो लॉस आज दिखाएंगे 30 का, तो बोतल की प्राइस कितनी हो जाएगी? 70। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? पक्का? और किसी बच्चे को डाउट है प्लीज? एनीबडी गाइस? ध्यान देना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो ध्यान से। हाँ बेटा, हाँ ध्यान देना बच्चे से, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। सभी ने इसके पहले का लिखा ना? किसी का बुक इनकम्प्लीट नहीं है ना? अभी ध्यान देना अच्छे से, लिखो। ये मनी मेजरमेंट अपना हो गया, राइट? गोइंग कंसर्न हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, रिड्यूसिटी हो गया, और उसके बाद में अपना मटेरियलिटी हो गया, मनी मेजरमेंट भी हो गया था ना? लिखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट। ये आपका आज का होमवर्क, घर से पढ़ के आओगे।
रिसर्च करके आओगे गूगल पे। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या है बता देता हूँ, लिखवा के बाद में दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन लो अच्छे से। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू कोई एसेट परचेस करेगा ना, ध्यान देना बेटा, जब भी तू कोई एसेट परचेस करेगा तो उस एसेट की अकाउंटिंग आपने किस पे करना है, उसकी कॉस्ट पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, एट कॉस्ट। मतलब बता दो इसका, हिंदी भाषा में मतलब है, जैसे मान लो मैंने मार्केट से एसेट परचेस किया, ये एसेट खरीदा मैंने 1 लाख रुपए का, मेरे जेब से कितनी कॉस्ट दी, 1 लाख, या कितनी कॉस्ट देना बाकी है, 1 लाख, मुझे कितने में पड़ रही, 1 लाख में, तो इसकी अकाउंटिंग भी मैं कितने पे करूंगा, 1 लाख में। फिर भले ही सेम डे इस असेट की मार्केट प्राइस 1,10,000 हो जाए चाहे 90,000 हो जाए, लेकिन मैंने इस असेट को अक्वायर करने के लिए कितनी एक्वाजिशन कॉस्ट दी, अक्वायर करने के लिए, लेने के लिए कितनी कॉस्ट दी, उसी कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एट द टाइम ऑफ एक्वाजिशन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे तो आपने कॉस्ट को चेंज कर दिया, ये एट द टाइम ऑफ एक्वाजिशन नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, यस और नो। एक्वाजिशन के समय आप एक्वाजिशन कॉस्ट पे करोगे, और फिर हर साल बैलेंस शीट जब बनाओगे तब आप सारी एसेट को पूछोगे, ए एसेट बता ना तेरी मार्केट प्राइस क्या है, 10 लाख, तेरी कॉस्ट कितनी है, 9 लाख, ठीक है, 9 लाख पे दिखाएंगे, विच एवर इज लोअर, कंजर्वेटिज्म। फिर अगले साल, ए एसेट बता ना तेरी मार्केट प्राइस क्या है, 5 लाख, और तेरी कॉस्ट या बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू कितनी दिख रही है, 7 लाख, ओहो, विच एवर इज लोअर, 5 पे दिखाना होगा, यस और नो। तो हर साल वो देखना है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्वाजिशन कॉस्ट ही रहेगा। एक्वायर करते वक्त जिस मोमेंट पे एक्वायर किया उस मोमेंट पे जब आप अकाउंटिंग करोगे तो एक्विजिशन कॉस्ट पे अकाउंटिंग करोगे, उसके बाद हर साल फिर जो भी बाकी कॉन्सेप्ट फॉलो करके आप उसकी वैल्यू में बदलाव करोगे, प्लस माइनस करोगे, वो उस समय की बात है, वो कहाँ पे देखेंगे हम लोग, फाइनल अकाउंट में। बट ये कॉन्सेप्ट बस इतनी बात बोलता है कि एक्वाजिशन के वक्त आप कौन से कॉस्ट पे अकाउंटिंग करोगे, एक्विजिशन कॉस्ट, ये सर ना बोल बेटा। यानी मैंने एक गाड़ी खरीदी, हाँ, उसका कॉस्ट 10 लाख होगा, 10 लाख है, तो उस पे ही मुझे करना पड़ेगा क्या? बस उसी पे। गाड़ी तुमने खरीदी 8 लाख की, गाड़ी को लाने के लिए आरटीओ इंश्योरेंस चार्जेस दे दिए 1 लाख रुपए, 9 लाख, उसके बाद टैक्सेस आपने दे दिए और 1 लाख 10 लाख, तो बोलो उस गाड़ी को रेडी फॉर यूज़ करने के लिए आपने टोटल कितना पैसा दिया, 10 लाख, तो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी हो गई, 10 लाख, तो आप उस समय उसकी अकाउंटिंग कितने पे करोगे, 10 लाख पे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोलता है, एक्विजिशन कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं लिखेंगे, हम डिस्काउंट लगा के जितना अगेन वही, जितना आपने जेब से दिया, 10 लाख की कार है आपको मिली 2 लाख में, आप कितने पे अकाउंटिंग करोगे, 2 लाख पे, अगेन सेम एक्विजिशन कॉस्ट, ये सर। लेकिन जब मैं बेचूंगा तो मुझे 2 लाख से तो ज्यादा ही पैसा मिलेगा। मिला ना, तुमको 7 लाख मिलने दो तो कितने का फायदा हो गया, 5 लाख का, भरो ना टैक्स उस पे, यस और नो, क्लियर ऑल से। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। नहीं आधे घंटे का नहीं, अपन टारगेट पूरा करेंगे, थोड़ी सी बैच एक्स्ट्रा भी हुई तो क्या तकलीफ है, यही उम्र है रे, पढ़ लो फटाफट से एकदम, बिल्कुल मतलब आपको अभी ज़्यादा देर भी बैठ गया ना तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आ जाओ मैडम। बेटा इसी के ऊपर अभी मैम का भी लेक्चर रहेगा, राइट।